मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का जो है वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और वो है सेल का विद्युत वाहक बल। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 छोटे छोटे टॉपिक बताए थे। वो था एक तो जो एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कैसा होता है और उसकी क्या रिएक्शन होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसी प्रकार से उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, और विद्युत सेल का जो है, विद्युत रासायनिक सेल का जो है पारंपरिक प्रदर्शन कैसे करते हैं, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज अपन विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं तथा उसका गणना कैसे करते हैं सेल के ईएमएफ की, और उसकी जो है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ का जो कैलकुलेशन है तो वो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, जैसे मैंने आपको बताया, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव से सेल का विभव निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव की उत्पत्ति के सिद्धांत, कैसे इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव उत्पत्ति होता है, उसके 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक नस्ट का विलयन दाब सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। तो नस्ट का जो विलयन दाब सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है कि ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि धातुओं की जल में घुलकर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है, और उस प्रवृत्ति के कारण से विलयन दाब उत्पन्न होता है और आयनों के विलयन में रहने से प्राशरण दाब स्थापित हो जाता है। अब देखिए, 2 कंडीशन होती हैं। यदि विलयन दाब P जो है प्राशरण दाब पाई से अधिक हो जाए तो इलेक्ट्रोड जो है वो ऋणावेशित हो जाते हैं, और यदि विलयन दाब P जो है वो प्राशरण दाब पाई से अगर कम हो जाए तो इलेक्ट्रोड जो है वो धनावेशित हो जाते हैं, और इन दोनों को अंतर के आधार पर इलेक्ट्रोड पर विभव स्थापित हो जाता है। अब आधुनिक सिद्धांत में सिंपल सी बात दे रखी है कि जिन धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उन पे ऋणावेश हो जाता है, और जिनके त्यागने की प्रवृत्ति दूसरे इलेक्ट्रोड से कम होती है उन पे ऋणावेश हो जाता है। अब इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार यदि किसी धातु की पत्ती आयनों Mn+ के विलयन में डुबो दिया जाए तो 3 प्रकार की संभावना है। जैसे हम मानो कॉपर को कॉपर+2 या कॉपर सल्फेट में अगर डुबो दें, इसी प्रकार आयरन को आयरन सल्फेट में डुबो दें, इसी प्रकार जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दें, तो वहाँ पर 3 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना, धातु परमाणु अपने n इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को देकर आयन के रूप में विलयन में चले जाएं, अर्थात धातु परमाणु ऑक्सीकृत हो जाएं। दूसरा है, धातु आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर उसके n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु परमाणुओं में परिवर्तित हो जाए, अर्थात धातु आयन अपचयित हो जाए। तीसरा जो है वह संभावना है, धातु आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर वैसे के वैसे अर्थात बिना किसी क्रिया के विलयन में लौट जाए। इस प्रकार प्रमुख रूप से 2 विपरीत क्रियाएं संपन्न होती हैं, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। धातु ऑक्सीकृत होकर धनायन में बदल जाए, और जो है किसी धातु का धनायन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसका अपचयन हो जाए और वो धातु में परिवर्तित हो जाए। यदि धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक हो तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और विलयन की तुलना में इलेक्ट्रोड पर कुछ ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इसके विपरीत यदि धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम हो तो आयन उस पर अपचयित होंगे और विलयन की तुलना में इलेक्ट्रोड पर कुछ धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोड, धातु व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न हुए इस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और धातु के ऑक्सीकृत व अपचयित होने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
इस प्रकार दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों को तथा उसके विलयनों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो एक विद्युत धारा बहने लगती है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को ही सेल विभव कहते हैं। अतः ई सेल जो होगा वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा। आप जानते हो लेफ्ट की तरफ आप एनोड रखते हैं तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्य का 1 विलयन भरा हुआ हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो तो सेल विभव को मानक सेल विभव कहते हैं। फिर जीरो लगा देते हैं या नॉट लगा देते हैं ऊपर। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई जीरो राइट माइनस ई जीरो लेफ्ट इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। अब देखिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है उसकी बात करते हैं। विद्युत वाहक बल, यदि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का उस समय का विभवांतर है जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, अर्थात परिपथ खुला हुआ हो। परिपथ खुला हुआ हो तो विद्युत वाहक बल होता है और परिपथ अगर बंद होता है तो वह विभवांतर होता है। यानी यह दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल के अधिकतम विभवांतर के बराबर होता है, यानी कि इसमें उस समय कोई लॉसेस नहीं होते हैं, इसलिए उसका जो अधिकतम विभवांतर होता है उसके बराबर ईएमएफ होता है। जो विभवांतर है वह सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। ठीक है। अब सेल का ईएमएफ का मापन कैसे करते हैं या विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। देखो जैसे चित्र में दिया गया है, चित्र देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पोंगेंड्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल काम आता है या पोंगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत काम में आता है। इसके अनुसार क्या होता है कि सेल के विभव के बराबर अन्य सेल जो है वो विपरीत धारा दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस अवस्था में अन्य सेल द्वारा लगाया गया विभव ही सेल का विभव या सेल का ईएमएफ होगा। इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक जो सेल होता है जिसका अपने को सेल विभव ज्ञात करना है, उसके विपरीत दिशा में दूसरा सेल लगाते हैं और फिर अपन नापते हैं कि विद्युत धारा जो है वो उस परिपथ में विद्युत धारा नहीं बह रही है, तो जो लगाया गया विभव है वो सेल के विभव के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। या यूँ कहिए कि दोनों को अपन जो दोनों सेल लगाते हैं जो ज्ञात या अप्लाइड पोटेंशियल वाला है या अप्लाइड ईएमएफ वाला जो सेल है उसको जो है ज्ञात करने वाले सेल के विपरीत दिशा में लगाते हैं, जिससे कि अगर विद्युत धारा नहीं बहती है तो हमारे को पता चल जाता है कि वास्तव में जो हमारा जो सेल है उसका ईएमएफ कितना होता है। तो देखिए इसमें जो है ये दो सेल लगाए हुए हैं, ठीक है, एक तो सी है और एक एक्स है, जो दोनों को विपरीत दिशा में लगाया गया है। जी जो है वो इसमें गैल्वेनोमीटर है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नल आता है तो इसका मतलब जो लगाए गए सेल का ईएमएफ है वो हमारा जिसका ईएमएफ ज्ञात करना चाहते हैं उसके बराबर है। ठीक है, जो सी है वो स्थिर ईएमएफ का संचायक सेल है और एक्स जो है वो अज्ञात ईएमएफ वाला सेल है। ठीक है, इसको सी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसका ईएमएफ जो है सी ईएमएफ का विरोध करे। तो अपन इसकी बात करते हैं। देखो जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि खुले परिपथ में अर्थात जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही हो, इलेक्ट्रोडों का विभवांतर सेल का ईएमएफ या सेल का विभव कहलाता है। इसका ईएमएफ मानक परिपथ में वोल्टामीटर लगाकर नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इस प्रक्रम में कुछ ना कुछ धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। सेल विभव के सही मापन के लिए पोंगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत या पोंगेंड्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार क्या है ये, यदि सेल विभव के बराबर विभव अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए
तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस अवस्था में अन्य सेल द्वारा लगाया गया विभव ही सेल का विभव अर्थात ईएमएफ होगा। उपरोक्त सिद्धांत को हम निम्न चित्रानुसार विभव मापी द्वारा समझा सकते हैं। देखिए इसमें ए बी जो है वह है समान अनुप्रस्थ काट तथा उच्च प्रतिरोध का तार या विभव मापी सप्रण तार पोटेंशियोमीटर स्लाइडिंग वायर है। ठीक है। और सी जो है वो स्थिर ईएमएफ का संचायक सेल है। ये जो है इसका ईएमएफ मापे जाने वाले सेल के ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, इसीलिए उस पर अपन अप्लाइड कर सकते हैं। एक्स जो है वह अज्ञात ईएमएफ वाला सेल है। इसको सी से इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसका ईएमएफ सी के ईएमएफ का विरोध करे, अपोज करे। एस जो है वो मानक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है। इसको एक्स के स्थान पर लगाते हैं। जेड जो है वो सर्पी संपर्क है। ठीक है। जो जेड है वो क्या है, सर्पी संपर्क है। इसके ऊपर ये जो है ए बी वायर पे लगा के अपन जो है उसका ईएमएफ कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब देखिए ज्ञात कैसे करते हैं इसको। ए बी समान अनुप्रस्थ काट तथा उच्च प्रतिरोध का तार है जो कि विभवमापी सर्पण तार कहलाता है। स्थिर ईएमएफ का एक संचायक सेल सी है जिसका ईएमएफ मापे जाने वाले सेल के ईएमएफ से अधिक होता है। इसको विभवमापी सर्पण तार ए बी से जोड़ देते हैं। अज्ञात ईएमएफ वाले सेल एक्स का एक सिरा ए से इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका ईएमएफ संचायक सेल के सी के ईएमएफ का विरोध करे। सेल एक्स का दूसरा एक गैल्वेनोमीटर जी द्वारा दूसरा सिरा जो है एक गैल्वेनोमीटर जी द्वारा सर्पी संपर्क जेड से जोड़ा जाता है। अब सर्पी संपर्क को तार ए बी पर चलाकर वह स्थिति यानी कि डी प्राप्त की जाती है जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, यानी कि नल पॉइंट अपन प्राप्त कर लेते हैं। यह तभी संभव है जबकि सेल एक्स का ईएमएफ संचायक सेल सी के ईएमएफ पतन को तार की लंबाई एडी संतुलित कर दे। अतः सेल एक्स का विभव ई एक्स तार की लंबाई एडी के समानुपाती होगा। अब इस परिपथ में एक्स के स्थान पर एक मानक सेल एस लगाया जाता है। पूर्व में बताई गई विधि द्वारा सर्पी संपर्क को समायोजित करके बिंदु डी डैश प्राप्त किया जाता है जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित न हो। इस अवस्था में मानक सेल विभव ई एस तार की लंबाई ए डी डैश के समानुपाती होगा। अतः ई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए से डी तक विभव का पतन समानुपाती लंबाई ए डी, और उसी प्रकार से ई एस जो होगा ए से डी डैश तक विभव का पतन समानुपाती लंबाई ए डी डैश। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई एक्स अपॉन ई एस इज इक्वल टू ए से डी तक विभव का पतन यानी कि लंबाई ए डी, और ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए से डी डैश तक विभव का पतन इज इक्वल टू ई डी डैश की लंबाई। अब देखिए ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन ए डी डैश इंटू ई एस, जहाँ ई एक्स जो है सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल है, या यूँ कहिए कि अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल है, और ई एस जो है वो मानक सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है। अब ए डी व ए डी डैश को सरलता से हम विभव मापी स्केल पर मापा जा सकता है तथा मानक सेल जो है विभव ई एस ज्ञात हो जाता है। ई एक्स की गणना की जाती है, या ई एस जो है वो पहले से ज्ञात है तो हमारे को ई एक्स की गणना हो सकती है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास डी व ए डी डैश तो पोटेंशियोमीटर से आ जाता है और ई एस अपने को पहले से पता होता है, तो ई एक्स की जो है वो अपन गणना कर सकते हैं। अब एक वेस्टर्न मानक सेल या वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एच आकार का होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैडमियम इलेक्ट्रोड होता है, एक मरकरी इलेक्ट्रोड होता है। तो
जो दोनों तरफ, एक तरफ मरकरी और मरकरी जो सल्फेट है उसका पेस्ट होता है, मरकरी के ऊपर मरकरी सल्फेट का पेस्ट होता है, दूसरी तरफ कैडमियम मरकरी का पेस्ट और उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट के जो हैं वो क्रिस्टल रखे होते हैं, और इसमें ऊपर कैडमियम सल्फेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन स्टैंडर्ड सेल को बना सकते हैं। एक अच्छे मानक सेल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सेल जो है वह कांस्टेंट होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, पुनरुप उत्पादनीय होना चाहिए, यानी रिप्रोड्यूसिबल ईएमएफ देने वाला होना चाहिए। ठीक है, सेल उत्क्रमणीय होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, सेल ताप से अप्रभावित होना चाहिए अर्थात ताप गुणांक का मान कम होना चाहिए। अब वेस्टर्न सेल को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैडमियम Hg खड़ी लाइन, फिर CdSO4.8/3 H2OS कोमा H2SO4S, फिर खड़ी लाइन Hg। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके सेल विभव का मान जो होता है वो 1.018 वोल्ट के बराबर होता है। अब सेल के ईएमएफ की गणना किस प्रकार से करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वो है ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड कंडीशन में ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जो है वो मानव परिस्थितियों के लिए है। जिस इलेक्ट्रोड के लिए ई जीरो का मान उच्च ऋणात्मक होता है वह एनोड की तरह काम करता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह व्यवहार करता है। ये बहुत बार अपन बात कर चुके हैं पहले ही। ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त कर लेते हैं। नस्ट के समीकरण द्वारा जो है, अगर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो या 298 केल्विन टेम्परेचर हो तो हमारे पास ई सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। जो क्यू है वो कोसोइंट है, भागफल है, उत्पाद व क्रियाकारकों के सांद्रता व सक्रियताओं का अनुपात होता है। अब अपन बात करते हैं सेल अभिक्रियाओं की ऊष्मागतिकीय मात्राओं की गणना, यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा एच व के की गणना कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज लाइक डेल्टा जी, लाइक डेल्टा एच और के। अपन बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा जी, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना। किसी सेल अथवा तंत्र द्वारा किया गया कार्य या किया गया विद्युत कार्य, उसमें हुए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। यदि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो तो तंत्र द्वारा परिपार्श्विक पर कुछ विद्युत कार्य किया गया है, उदाहरण के लिए गैल्वेनिक सेल। यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो तो तंत्र पर कुछ वैद्युत कार्य हुआ है, उदाहरण के लिए विद्युत अपघटनी सेल। अतः यदि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों का विभवांतर या सेल का ईएमएफ का मान ई सेल हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल के बराबर हो जाएगा, जहाँ एफ जो है वह फैराडे स्थिरांक है तथा एन जो है वह इलेक्ट्रोडों पर मोलों की संख्या है। अतः इस सेल के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो हो जाएगा वह हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यदि ई सेल की जगह मानक सेल विभव ई जीरो सेल का प्रयोग किया जाए तो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। अब देखिए, किसी भी सेल विभव यानी कि ई सेल के मान के आधार पर सेल अभिक्रिया के स्वतः या असवतः होने का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। यह पहली कंडीशन है। यदि डेल्टा जी नेगेटिव हो और ई पॉजिटिव हो तो अभिक्रिया जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव हो और ई जो है यानी कि ई सेल जो है वो नेगेटिव हो तो जो अभिक्रिया होगी वो असवतः होगी। अगर दोनों का मान जीरो हो तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, साम्य की स्थिति होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा एस का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं।
तो डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन की गणना किस प्रकार करते हैं? हम जानते हैं एन एफ ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी। उपरोक्त समीकरण को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर हमारे को प्राप्त होता है एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल डेल्टा जी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। चूँकि हम जानते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस डेल डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो हमारे पास हो जाएगा एन एफ इंटू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एन एफ। समीकरण जो एक है वह ताप गुणांक व एंट्रोपी के मध्य संबंध बताती है। इसका समाकलित रूप जो होगा वह निम्न होगा ई टी इज इक्वल टू ई टी जीरो प्लस डेल्टा एस अपॉन एन एफ इंटू टी माइनस टी जीरो, जहाँ टी जीरो जो है वो संदर्भ ताप है और टी कोई अन्य ताप है। इस प्रकार से अपन डेल्टा एस की गणना कर सकते हैं। अब डेल्टा एच की गणना जो है अपन डेल्टा एस और डेल्टा जी से कर सकते हैं। क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी व डेल्टा एस का मान रखने पर हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन एफ ई प्लस टी इंटू एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई माइनस टी इंटू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इसी प्रकार अपन साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो के की गणना कर सकते हैं। तो किसी सेल के परिपथ में तभी तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जारी रहता है जबकि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कुछ विभवांतर हो, लेकिन यदि यह विभवांतर समाप्त हो जाएगा में साम्य स्थापित हो जाएगा। उदाहरण के लिए डेनियल सेल जो है वो इसका उदाहरण है। जिंक जो है वो जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है और वापस जो है इसके विपरीत अभिक्रिया जो है वह जिंक आयन जो है वो ZnS में कन्वर्ट हो जाते हैं या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा कॉपर आयन जो है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और कॉपर सॉलिड है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अतः के सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे जेड प्लस एक्वस एट इक्विलिब्रियम इंटू कॉपर एस अपॉन कॉपर प्लस टू एक्वस इक्विलिब्रियम इंटू ZnS। और कॉपर जो और मेटल जो होता है उसकी सॉलिड स्टेट में जो एक्टिविटी होती है वो 1 होती है। अतः हमारे पास हो जाएगा जेड आयन इक्विलिब्रियम अपॉन कॉपर आयन इक्विलिब्रियम। साम्य की अवस्था में सेल का ईएमएफ शून्य होता है। अतः नस समीकरण द्वारा जो है हमारे पास हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, और लॉग के सी जो है वो क्यू के बराबर होता है हम जानते हैं। और ये जब 0.0591 तभी होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और या फिर 298 केल्विन हो। तो हमारे पास ई जीरो सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। लॉग के सी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई जीरो सेल अपॉन 0.0591। इस प्रकार से अपन के सी की गणना कर सकते हैं या साम्य स्थिरांक की गणना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इन सब की कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पोलराइजेशन और हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।